गुड मॉर्निंग। और हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट को, यानी भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है ना, मतलब आप स्पेक्ट्रम में और बाकी जगह पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन जो बीपीएससी मेंस में पूछता है ना, वो स्पेक्ट्रम का वो पहलू नहीं पूछता है। वो पूछता है बिहार कि बिहार की क्या भूमिका रही क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो इसको लेकर के हम लोग आगे देखते हैं कि क्रिप्स की असफलता ने गांधी जी के विचारों में बड़ा परिवर्तन ला दिया। देखिए, क्रिप्स मिशन आया था ना, तो क्रिप्स मिशन क्या असफल रहा था, तो उसकी असफलता ने गांधी जी के विचारों में बड़ा परिवर्तन ला दिया एवं जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया। भाई कब लाया गया? जुलाई 1942 को। कहाँ? कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में। कौन सा प्रस्ताव? भारत छोड़ो प्रस्ताव, जिसमें गहन विचार विमर्श, समर्थन एवं मतभेदों के साथ 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कहाँ पारित किया गया? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। गांधी जी ने जनता को करो या मरो का मूल मंत्र दिया। कब दिया? 1942 में। किसने दिया? गांधी जी ने दिया। क्या मूल मंत्र था? करो या मरो, डू और डाई। एवं कहा, हम देश को चिरंतन दास्ता की बेड़ियों में बंधे हुए देखने को जिंदा नहीं रहेंगे। और क्या कहा कि हम हमेशा हमेशा के लिए अपने देश को गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। 8-9 अगस्त को ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया एवं कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया है ना। अवैधानिक, संविधान तो नहीं था, तो अवैधानिक, भाई वो जो है ना इलीगल संस्था है, ये बता दिया गया इसको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में ही नज़रबंद कर दिया गया। बांकीपुर में सैकड़ों नेताओं की गिरफ्तारी से जनता नेतृत्व विहीन हो गई। अब क्या हुआ कि सारे प्रमुख नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो जनता क्या हो गई? नेतृत्वहीन हो गई, जिसके कारण अब देखिए, जब जनता नेतृत्वहीन हो जाती है ना, तो स्थिति क्या होती है? और भी खराब हो जाती है। तो जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण आंदोलन सामान्य जनता के साथ के हाथ में आ गई। जो आंदोलन था किसके आ गई? सामान्य जनता के हाथ में आ गई। अब सामान्य जनता के हाथ में आ जाएगी और कोई नेतृत्व तो नहीं रहेगा, तो क्या होगा? तो पूरे बिहार में प्रबल विरोध प्रदर्शन एवं तोड़फोड़ की घटना हुई। कोई नेता तो था नहीं, तो जनता अपने मन से कर रही थी, तो तोड़फोड़ शुरू हो गई। छात्रों ने भी स्कूल कॉलेज छोड़ आंदोलन में भाग लिया। छात्र ने भी क्या किया? स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और किसमें भाग लिया? आंदोलन में भाग लिया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा देकर आंदोलन में भाग लिया। भाई बलदेव सहाय ने क्या किया? महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया और आंदोलन में भाग लिया। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर तिरंगा लहराने की कोशिश की। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर तिरंगा लहराने की कोशिश की। अब देखिए, कई बार तो डेट पूछ लेता है, तो 11 अगस्त 1942 को। कई बार तो ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं थे। 7 लोगों के नाम हैं, या इनमें से कौन बीएन कॉलेज का छात्र था, ये भी पूछा गया था प्री में। तो प्री और मेंस की तैयारी जो है वो हमेशा साथ साथ ही चलती है, वो अलग अलग तैयारी नहीं होती है। तो जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई। जिलाधिकारी का नाम क्या था जिसके आदेश पर गोली चलाई? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस गोलीबारी में 7 छात्र मारे गए, जिसके कारण आंदोलन और तीव्र एवं हिंसात्मक हो गया। सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया एवं संचार साधनों को ठप किया जाने लगा। रेल पटरियों को उखाड़ा गया एवं पुलिस पर भी हमले किए गए। तो क्या हो गया? ये आंदोलन हम लोग देख रहे हैं क्या हो गया? तो पूरा हिंसक हो गया। जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होता, गांधी जी अगर होते, तो वो आंदोलन क्या हो चुका है? पूरी तरीके से हिंसक हो चुका है। और हिंसक होने के बाद क्या होगा? हिंसक होने के बाद जो होगा वो अंग्रेज़ों का दमन चक्र चालू होगा और लोग और हिंसक हो जाएंगे। यही तो होता है नॉर्मली। अब देखिए, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की भूमिका आ जाती है। तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण, श्यामनंदन मित्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण आदि भाग निकले एवं नेपाल पहुँचे। नेपाल में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज़ाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया, जिसका उद्देश्य सरकार के युद्ध कार्य में बाधा डालने के लिए तोड़फोड़
करना था। देशभक्त युवाओं को सरदार नित्यानंद के निर्देशन में प्रशिक्षित किया जाता था। ये क्रांतिकारी छापामार पद्धति से ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे। आज़ाद दस्ता से प्रेरित होकर बिहार में भागलपुर एवं पूर्णिया में भी ऐसे संगठन सक्रिय हो गए। 1943 तक आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। देखिए यहाँ तक तो बहुत एकदम कट टू कट है। अब जैसे अगर क्वेश्चन की डिमांड होगी कि आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ हुआ था, किस तरह से था, तब तो उसमें काफ़ी कुछ लिख सकते हैं कि नेपाल में हुआ था, बकरा का टापू, दिस दैट वगैरह काफ़ी कुछ है उसमें लिखने को। लेकिन अगर सीधा अगर क्वेश्चन आए, अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेशन मत घुसाइए। जो क्वेश्चन का डिमांड है उसी डिमांड के आसपास ही नॉर्मली आंसर लिखना चाहिए। ये नहीं कि जो आपको आता है वो नहीं, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है मेंस में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चंपारण, हाजीपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्रों में कई स्थानों पर क्रांतिकारी सरकारें संगठित की गई। तिरहुत प्रमंडल एवं बांका में भी ऐसी सरकारें बनी। गांव में भी रक्षा दलों की स्थापना हुई। इस प्रकार आंदोलन का स्वरूप लगभग नेतृत्वविहीन लेकिन प्रभावी था। भाई क्या था? नेतृत्वविहीन था लेकिन प्रभावी था। देखिए एक है ना कि पूरी तरह ये नेतृत्वविहीन भी नहीं था। कई सारे क्रांतिकारी जो थोड़े समझदार थे और जो उतने लाइमलाइट में नहीं थे, वो क्या है कि इस आंदोलन को अपने अपने तरीके से नेतृत्व दे रहे थे। अब जैसे जयप्रकाश नारायण को देख लीजिए, तो जयप्रकाश नारायण एक बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन वो नेपाल से घुमा फिरा के इसको अपने आइडियोलॉजी से इसको नेतृत्व दे रहे थे। अब देखिए सरकारी गांव में भी रक्षा दलों की स्थापना हुई, है ना। इस प्रकार आंदोलन का स्वरूप लगभग नेतृत्वहीन लेकिन प्रभावी था। स्थानीय नेताओं ने भाग लिया एवं तोड़फोड़ तथा हिंसा का व्यापक सहारा लिया। भाई कोई बड़े नेता तो थे नहीं, तो स्थानीय नेता क्या कर रहे थे? तोड़फोड़ और हिंसा का व्यापक सहारा ले रहे थे। सरकार ने भी दमन चक्र चलाया जिसमें हजारों लोगों की जानें गई, बहुत लोग मारे गए इस आंदोलन में। विद्रोह का विस्तार लगभग पूरे बिहार में था तथा हिंसा का व्यापक सहारा लिया गया। राज्य ने भी दमन चक्र चलाया जिसमें हजारों लोगों की जानें गई। रिपीट कर दिया मैंने लाइन। विद्रोह का विस्तार लगभग पूरे बिहार में था। तो देखिए जिसमें मुख्यतः मध्यम वर्ग तथा छात्रों ने जमकर भाग लिया। ठीक है, अब ये वाला लाइन महत्वपूर्ण है। आंसर में अगर लिखते हैं तो डॉक्टर अम्बा प्रसाद ने इसे एक विद्यार्थी किसान मध्यम वर्गीय विद्रोह कहा है। भाई किसने कहा है? तो अम्बा प्रसाद ने इसको क्या कहा है? तो इसको कहा है विद्यार्थी किसान मध्यम वर्गीय विद्रोह। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट का मेन पार्ट था, जो जहाँ से अगर क्वेश्चन आता है सीधा तो यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। जैसे अब जिसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका और बाकी चीज़ आती है तो उसको हम लोग फिर अलग सेपरेट उसको डिस्कस करेंगे। इसके मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या था इसमें। तो स्वरूप विस्तार वगैरह सब इसमें देख लेते हैं एक बार, और इसके बाद ये हमारा प्रश्न जो है वो तैयार हो जाएगा। जीएस पेपर 1 में ऐसे प्रश्न जो है कभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप देखें और विस्तार, दोनों को हम लोग देखते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। क्या था? केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। कैसा था? हिंसात्मक था। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला था। ठीक है ना। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, हिंसात्मक था, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला था। इसका विस्तार देखें तो लगभग पूरे बिहार में इसका विस्तार था, लगभग पूरे बिहार में। छात्रों, किसानों, मध्यम वर्ग द्वारा संचालित था ये। छात्रों ने, किसानों ने और मध्यम वर्गीय लोगों ने क्या हुआ, इस विद्रोह में है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब देखिए इसी प्रश्न से हमने निकाला है प्रमुख घटनाएं। तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई में आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कब किया गया? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पर किया गया? बम्बई में। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो गई इसमें। राजेंद्र प्रसाद की भी पटना में गिरफ्तारी हो गई थी। तो क्या था? कोई नेतृत्व था ही नहीं, सारे नेता जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब नेता ही गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या होगा? जनता बेकाबू हो जाएगी। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के जुलूस द्वारा विधायिका भवन पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोली से 7 छात्रों की मौत हो गई। सातों के नाम अगर याद रहें और कहाँ कहाँ कौन थे तो प्री में आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है एक आध नंबर का, लेकिन ना भी याद रहे तो जाने दीजिए। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया गया। आज़ाद दस्ता कहाँ बना? नेपाल में बना। किसने बनाया? जयप्रकाश नारायण ने।
और कहाँ पे बनाया, क्या उसकी एक्टिविटी थी, ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसको जयप्रकाश नारायण का जो चैप्टर आएगा ना उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। कई स्थानों पर स्थानीय क्रांतिकारी सरकारें गठित की गई। तो एक दो नाम अगर याद रहे तो अच्छा है, अगर नहीं भी नाम याद रहता है तो भी अभी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप वीडियो बनाइए और क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार की भूमिका को लेकर वीडियो बनाइए, ठीक है ना। तो ये दोनों मैंने इसको यहाँ पे पूरा डिस्कशंस कर दिया। कई लोग बोलते हैं सर इंग्लिश में कंटेंट दीजिए, तो वो उसकी भी मैं कोशिश में हूँ, पता नहीं कब तक, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में भी कंटेंट जो है ना वो टाइमली आए। अभी तो क्या है कि सारा काम मैं अकेला ही देख रहा हूँ, कुछ और अच्छे लोग अगर शामिल होते हैं तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक ब्रेक के बाद, तब तक पढ़ते रहिए लगातार। धन्यवाद।